Attention, attention everyone. So we have Aniket and he has secured rank 48 in the civil services examination. So he had his own struggles. कुछ प्रीलिम्स भी फेलफुल हुए एक बार, उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, लास्ट ईयर इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला. तो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट, मेंस, इंटरव्यू, और फाइनली इस बार 48 रैंक लाकर, है ना, ही इज गॉट इन टू IAS. लेट अस गिव हिम बिग हैंड. तो अनिकेत, दो तीन चीज़ें बताओ कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन. क्या क्या चीज़ें आपको लगता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस? सर पहली बात तो ये कि मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है. आपसे मैं सर हमेशा कनेक्टेड रहा था. जितनी भी ज़्यादा इश्यूज़ मेरे होते थे, आप जो भी मुझे कहते थे मैं इम्प्लीमेंट करता था उसको. एंड आई वाज टेलिंग यू कि मैंने ये प्रोग्रेस किया है एंड यू आर गिविंग मी द फीडबैक. तो एक तो ये रहा सर. एंड दूसरी चीज़ जो है डिसिप्लिन है सर, जो कंटिन्यूस हार्ड वर्क है, दैट आई हैव ऑलवेज पुट इन माई प्रिपरेशन. सो आई थिंक सर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है. अनिकेत, ये तो पहले ये बताइए कि हाउ डिड फोरम IAS पता कैसे चला पहले? सर फोरम IAS के बारे में तो स्टार्टिंग से ही अनुदीप द्विवेदी सर से ही सारे बच्चे MGP लिखते थे, तो सबको तो यही करना है. तो MGP का टेस्ट सीरीज़ तो 2024 में भी लिया, 5 में भी लिया, तो वो टेस्ट तो लिखा ही हमेशा. आंसर क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत पसंद है. मतलब आपने मुझे और भी बताया कि और भी MGP के सेक्शनल और हाफ लेंथ होते हैं, तो वो सारा मैंने पढ़ा. आंसर सॉल्यूशंस वहाँ से ही, वही मेरा बेस नोट्स भी एक तरीके से आपने बोला था करने के लिए, तो वो मेरा रह गया था. एंड और इवैल्यूएशन भी होता था, तो उसी से मैं सीखता था. आपको मैंने कॉपीज़ भी दिखाई सर मैंने, तो फिर वही है, वो बहुत बेहतर रहा. एंड इंटरव्यू में सर आपने मुझे काफ़ी काम करने के लिए बोला, कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए. सो आई थिंक सर दैट हैज़ वर्क फॉर मी. सो दोज ऑफ यू आर अनअवेयर, इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर आ गए थे, 151 के आसपास आए थे. वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. तो और अनिकेत, मतलब यू आर देयर, कई सारे फ्रेंड्स हैं आपके साथ जिनका नहीं भी हुआ होगा, और तो क्या लगता है, मतलब एक तो चलो ठीक है, एक लक का एलिमेंट तो होता है, बट उसके बियॉन्ड व्हाट डज इट टेक टू सक्सीड इन सिविल सर्विसेज एंड इन लाइफ? क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप थे, वसीम थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना, वो ही इज़ अकम्प्लिश्ड डॉक्टर, बिहार से रैंक 1 है. आप बिल्कुल BSc एक डिग्री है जहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बड़े लिमिटेड हैं. और इन सब में देखिएगा तो अंत में जाकर एक टफ कॉन्टेस्ट होता है, उसके बाद वेरी फ्यू विल मेक इट टू द लिस्ट. तो क्या दो तीन चीज़ें लगती हैं, दो तीन एलिमेंट्स जो आपको अब दिखता है, क्योंकि अब आप लाइन के इस पार हैं, जो शायद आप में था जिसके कारण आप लाइन के इस पार आ गए, और जो मिसिंग रह जाता है जिसके कारण बहुत सारे लोग, अपार्ट फ्रॉम द लक फैक्टर, व्हाट इज मिसिंग एंड व्हाट डू यू थिंक यू हैड एक्स्ट्रा? सर आई बिलीव दैट कि आज के टाइम पे जहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अब तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, मेंस और इंटरव्यू इज़ समथिंग, इसके मार्क्स हमारे आते हैं, तो यहाँ पे हमें अपनी ओरिजिनलिटी कैसे प्रेजेंट करनी है, वो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा वहाँ पे शो कर पाया था. कि मैं अपने आंसर्स खुद से लिखने की कोशिश ज़्यादा करता था, और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है मेंस में सर आंसर राइटिंग कर करके, वो मैंने एक फुलफिलमेंट मुझे लगा कि मैंने उसको किया था. मैंने कभी उसको रुकने नहीं दिया, रोज़ इम्प्रूवमेंट करते रहता था सर. और जितना भी मुझे लगता था कि इसमें और एक्स्ट्रा क्या डाल सकते हैं, और ऐसा ना लगे कि एग्जामिनर समझ ही ना पाए, तो उसके माइंडसेट से आप जो सर प्री मेंस पोस्ट मेंस सेशंस लेते थे, तो आपसे भी इनपुट्स जो मिलते थे सोच सोच के कि ये लिखना होता है, वाई पहले ही लिख दो कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बना रहे, तो वो सारी चीज़ें जो रहती हैं, तो वो सीखते सीखते सर इम्प्लीमेंट करते थे. तो आई थिंक वो भी आई थिंक काम कर गया सर. एंड कॉन्टीन्यूसली सर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ब्रेक ले लें, हमेशा पढ़ते थे सर, कॉन्टीन्यूसली पढ़ते थे. रोज़ कंसिस्टेंसी रहती थी कि 4-5 घंटे तो रोज़ करना ही करना है. एंड उसी तरीके से सर फिर आगे बढ़ते रहे. इस एग्ज़ाम में अगर बोला जाए कि कोई बिगिन कर रहा है, तो मतलब एक होता है कि सो व्हेन समबडी इज बिगिनिंग द प्रिपरेशन, वेदर ही शुड प्रिपेयर, क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड करे वो? क्योंकि सिविल सर्विसेज में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे मतलब यूट्यूब देखकर, रील्स देखकर एक हॉबी की तरह ले लेते हैं, और उसके बाद तैयारी करते हैं, जिसको कई बार मैंने सेशन में मन में तैयारी वाली बात है ना कही है कि मन में तैयारी कर रहे हैं. जब मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ भी मैं देखता हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, वो गेम में नहीं है, मन में तैयारी कर रहे हैं. और यूट्यूब के कारण वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि सबको लग रहा है कि तैयारी ऐसे होती है. हम लोग यहाँ पर थोड़ा प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आए तो समझ में आए कि तैयारी वैसे नहीं होती है, तैयारी में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है. तो अगर कोई तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत श्योर नहीं है, तो क्या दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे वो अभी डिसाइड कर सके कि ये
मतलब मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या होंगी वो बातें? सर पहला चीज़ मुझे ये लगता है कि आप जब भी डिसाइड करना है कि यूपीएससी देना है या नहीं देना है, अगर आप खुद से ऑनेस्ट हैं और डेडिकेटेड हैं कि इसको प्रिपेयर करना है, तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल देना होगा, जिसमें आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग के साथ जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप इतना डेडिकेटेड एफर्ट लगा सकते हैं तो यूपीएससी कर सकते हैं। लेकिन यही है कि कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए, समय ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि सर, एक तो आपका एसेंशियल जो यूथफुल एज होता है वो भी आपका जो है बर्बाद हो जाएगा, एंड आप आगे आपके पास ना कोई स्किल नहीं बचेगी लाइफ में कुछ करने के लिए, तो वो फिर आपको और ज़्यादा जो है हार्ट ब्रेकिंग रहता है। तो अगर आप पहले ही ये चीज़ सीख लेते हैं कि आपको एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, हार्ड वर्क तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि सर टुडे ऑल्सो आई बिलीव दैट दिस इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ आवर कंट्री। तो अगर टफ एग्ज़ाम है तो आपको प्रिपरेशन भी इतनी करनी होगी कि आपका कॉम्पिटिटर जो है आपको उसके बराबर या उससे आगे थोड़ा कुछ ना कुछ तो एज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। तो ये अगर आपके माइंडसेट में है, टफनेस है, मेंटल टफनेस है इस चीज़ की, तो आई थिंक सर कि वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा। जैसे कि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अगर क्लियर करना है तो क्या 3 चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो लगभग तय है कि प्रीलिम्स लगभग हो जाएगा? सर मैंने एक चीज़ पहला तो यही किया कि पहले बात तो बेसिक जितनी भी किताबें हैं, बुक्स हैं, उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, रिवाइज़ करना है, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। अब तो नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ऊपर होते जा रहा है, तो ये होनी चाहिए। उसके बाद जो है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी जो एनालिसिस होती है, अब तो शायद सर फॉरम भी एनालिसिस करता है उसके टेस्ट सीरीज़ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो उसको आप जितने अच्छे से कर सकें सारे ऑप्शंस को, उस पे एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होता है कि यूपीएससी का एग्जामिनर क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है या ये स्टेटमेंट क्यों आ रहा है, और आप उसके बारे में अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो एक तो ये फ़ायदा होता है। और ना केवल सर मैं सिविल सर्विसेज का, मैं जियो साइंटिस्ट, सीडीएस और भी जो यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है, तो उससे ये भी पता चलता है कि अभी यूपीएससी के माइंडसेट में क्या चल रहा है, किस तरीके के सवाल उधर से आ सकते हैं, तो इससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाता है। एंड ये मैं रिवाइज़ करता था, तो पैरेलली रिवीजन स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे, तो ये एक होता रहता था। और फॉरम के जो सिमुलेटर्स होते हैं सर, फुल लेंथ टेस्ट वाले, वो सारे देता था, उसके सॉल्यूशंस पढ़ता था, उससे मुझे करंट अफेयर भी मेरा हो जाता था और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते थे मेरे। एंड एट द सेम टाइम सर, करंट अफेयर्स के लिए जो है आप जो है या तो आप जो है मैगज़ीन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर जैसे आदत हो गई थी सर पढ़ने की, तो पता रहता था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो खुद से जो है करंट अफेयर्स वहाँ कर लेते थे सर। आपने मेंस दोनों बार अभी निकाला, पिछली बार रेवेन्यू सर्विस निकाला, इस बार तो आईएएस निकाला है, तो ये बताइए कि मेंस आंसर राइटिंग में क्या 2-3 एलिमेंट्स जो हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो क्या होना चाहिए? सर मेंस आंसर राइटिंग में जो मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो क्या कि आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझें। हमारे पास 10 मार्कर में 2 पेजेस रहते हैं, 15 मार्कर में 3 पेजेस रहते हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि जो मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको हम कितना स्पेस देते हैं और कितनी उसको वैल्यू देते हैं, पहली बात तो ये होनी चाहिए। और स्ट्रक्चरिंग अगर आपने सीख लिया तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है इज इन द हरी टू चेक द पेपर, तो अगर वो आपने समझ लिया डिमांड को फुलफ़िल करना है और कैसे आपको जो स्पेसिंग करनी है। पेपर कंप्लीशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर, 3 घंटे में पेपर लिखना, एंड दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होता है सर, 3-4 दिन लगातार होता है, तो वो अगर वो भी आपको सीखना होता है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि सर आप जो कंटेंट उसमें लिखें, कोशिश करें कि एग्ज़ामिनर आपके कंटेंट को समझ पाए, कि एग्ज़ामिनर पे ही नहीं छोड़ देना है कि वो खुद से समझे आप आपने क्या लिखा है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए काम आसान करना है आपको। तो मैं यही करता था सर, कि मैं लिखता था बड़ी सिंपल तरीके से, ताकि एग्ज़ामिनर एक बार पढ़े, उसको दोबारा कॉपी वापस से पढ़ना ना पड़े, स्ट्रेस ना पड़े। वो एक बार पढ़े, स्मूथली पढ़े, वो आपको अच्छे नंबर देके, और उसी में वैल्यू एडिशन के नाम पे आप डेटा डाल सकते हैं, एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिया, तो वो आई थिंक सर दीज थिंग्स आर वेरी मच पेरिफेरल चीज़ें हैं। जब तक कोर डिमांड हिट नहीं होगा एग्जामिनर उसमें मार्क्स नहीं देगा। तभी सर मैंने उसको अभी प्री और मेंस के बीच में डेली आंसर राइटिंग 1-2 क्वेश्चंस के साथ मैं करता था, उसी में इम्प्रूवमेंट करता था कि और इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर मैंने नहीं किया था सर। एंड साथ ही साथ एमजीपी का टारगेट रखता था कि जीएस1 देना है, तो मैं पहले जीएस1 के आंसर्स ये पर डे लिखता था, फिर जीएस1 का टेस्ट लगा देता था। तो इसी तरीके से सर मैं बढ़ा था।
हम लोग रिकमेंड करते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 साल का एनजीपी के सारे क्वेश्चंस देख लो, नोट्स बना लो और सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमारा सीक्रेट स्ट्रैटेजी रहा है। तो आपको कितना लगता है, आपने भी ये किया होगा, मैंने एडवाइस भी दी होगी और आपने किया भी है शायद। हाँ, आई बिलीव कि अगर किसी को ये लग रहा है कि सिलेबस मतलब ये हो सकता है सर कि लोगों को लगे कि क्या कह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एमजीपी 2 साल के ले ले पूरा और उसको पढ़ ले अच्छे से, नोट्स बना ले, अच्छे से समझ ले, आई थिंक उससे मैक्सिमम काम हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ ले। इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो यही करता था सर, क्योंकि इसकी जो कंटेंट होती है, आंसर्स जो होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे वैल्यू एडिशन सब कुछ बहुत बेटर रहता है सर। तो इसमें तो नो डाउट है सर। तो मैं तो हमेशा पिछले साल भी दिया, इस बार दिया, तो दोनों बार मुझे फ़ायदा हुआ सर। चलो वंडरफुल। तो आप बांका से हैं, बिहार से हैं, तो बांका वासियों और बिहार वासियों में जो छात्र है ना, अभी आप स्कूल भी जाएंगे तो मेरे ख्याल से बांका जाएंगे, स्कूल से आपको एक बार कॉल तो आएगा, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो बांका या पूरे देश में तो बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी पूरी शिद्दत और लगन से जो है पढ़ाई करें, प्रिपरेशन करें। और यूपीएससी में अगर आपको आना है, यूपीएससी एक आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे जो है आप कम उम्र में या फिर जो है एक ऐसा जगह पे आप पहुँचेंगे जहाँ पे आप देश की बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप हो, हम लोग जो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल मेहनत करें, ऑनेस्ट रहें खुद से, और डेडिकेटेड वे में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ योर टाइम टू रिंग द सक्सेस बेल। बहुत साल से, पिछले साल नहीं बजवाया था मेरे ख्याल से, पिछले साल हुआ था या नहीं हुआ था? पिछले साल नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, इसी रीज़न से नहीं हुआ था क्योंकि दोबारा रैंक इम्प्रूव करके आईएएस लेकर बजाना है। चलिए, वेरी गुड। सो लेकिन तो आज थोड़ी सी अच्छी पेस्ट्री आई है। थैंक्स। चलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मैं खाते खाते थोड़ा, तो मेरी तरफ से थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।